नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के सात्विक नेचुरल फार्म चैनल में। मेरा नाम है हरदीप धतरवाल और आज मैं पहुंचा हूं सात्विक नेचुरल फार्म की पवित्र धरती पे। पवित्र धरती शब्द मैंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि 2005 से मतलब 15 सालों से इस धरती पे कोई भी किसी प्रकार का पेस्टिसाइड, जहर या कोई भी नाइट्रोजन के लिए यूरिया वगैरह यूज़ नहीं किया जाता। जो भी खाद, जो भी दवाइयाँ, जो भी यहाँ पे यूज़ होती है वो कुदरती तरीके से अपने आप बना के ना उसको यूज़ करते हैं। तो मेरे साथ हैं आज डॉक्टर उदय भान जी और वो है सात्विक नेचुरल फार्म के संस्थापक और हरियाणा के कुदरती खेती के संयोजक भी है। तो आज हम बात करेंगे किन्नू के ऊपर। उन्होंने कल ही एक एकड़ में किन्नू लगाया है और उसको भी नेचुरल तरीके से ही, कुदरती तरीके से ही करेंगे, क्योंकि इनको सख्त नफरत है जहर डालने से और यूरिया डालने से। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किन्नू की खेती के लिए उसके लिए तैयारी की, उस एक एकड़ को कैसे तैयार किया, कहाँ से पौधे लेके आए, कैसे उस पौधे को लगाया, फिर कैसे उन पौधों की डायमेंशन कितनी रही, दूरी कितनी रही पौधों की आपस में, और किस प्रकार से आगे उनको खुराक देने वाली हैं। तो मैं अब माइक को ओवर हैंड करता हूँ डॉक्टर उदय भान जी बाठू से। किसान साथियों नमस्कार। सात्विक नेचुरल फार्म में आपका स्वागत है। तो परिचय तो हरदीप भाई ने मेरा दे ही दिया है। तो इन्होंने प्रश्न किया है कि किन्नू का बाग है वो कैसे लगाया जाए। तो किन्नू हमने पहले भी 3 एकड़ में लगाया हुआ है जो 5 वर्ष का हो गया है, और 1 एकड़ में अब कल ही हमने ये किन्नू लगाया है। तो वो किस प्रकार से उसकी तैयारी की उसके बारे में और कैसे लगाया उसके बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि गेहूं की कटाई के बाद हमने तुरंत इसमें मिश्रित हरी खाद की बिजाई कर दी। जो वह मिश्रित हरी खाद हमारी 2 महीने की हो गई और सारी की सारी फ्लावरिंग पर आ गई, तो उस समय उसकी हमने खेत में उसकी जुताई कर दी। जुताई करने के बाद इसमें बारिश ज़्यादा हो गई थी और काफ़ी दिन वो उसमें गलती सड़ती रही। तो अभी ज़मीन बदतर आई थी इसमें, तो उसमें पहले हमने मूंग की बिजाई की। मूंग की बिजाई करने के बाद तो हमने उसके पहले चारों तरफ की पैमाइश की उस एकड़ की, कि सभी उसकी मेढ़ें हैं वो पूरी की पूरी है कि नहीं। जो पूर्व पश्चिम की मेढ़ है उसकी लंबाई 220 फुट और उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो 198 फीट। तो फित्ते से पैमाइश करने के बाद वो पूरी उतरी, और उसके बाद हमने कि 3 वायर ली और तीनों वायरों के खूंटे बना करके दोनों सिरों पर वो खूंटे हमने उसके वायर के साथ अटैच किए। और उत्तर दक्षिण की जो लंबाई चौड़ाई है कि उसके हिसाब से हमने एक वायर तैयार की 198 फीट की जो लंबाई है उसके हिसाब से तैयार की। वो लगभग 180 फीट की वायर ली और 180 फुट पर दोनों साइड में उसके खूंटे लगा दिए। और उत्तर और दक्षिण की जो मेढ़ है उससे 10 फीट का फासला दे करके, कि पौधे हैं वो मेढ़ से कि 10 फीट की दूरी पर होने चाहिए, तो 10 फीट का फासला दे करके हमने उसके वो खूंटे है उस दोनों साइड में वो खूंटे गाड़ दिए। और 20-20 फीट की लाइन से लाइन का हमने फासला करना था, तो 20-20 फीट के फासले पर हमने टेप लगा दी, ताकि उसमें फिर बार बार है वो फीता लगा कर पैमाइश ना करनी पड़े। तो वो फिक्स हो गए वो दोनों वायर। और जो उत्तर दक्षिण दिशा की जो वायर थी उस पर हमने कि फासला पौधे से पौधे का फासला हमने 10 फीट का करना था, तो 10-10 फीट की दूरी पर वो टेप लगा दी। जब वो 10-10 फीट की दूरी पर टेप लगा दी तो उसमें पौधों का ये भी ध्यान रखना था कि हमने पहले खड्डे नहीं बनाए। कि खड्डे इसलिए नहीं बनाए कि यदि चौड़ा खड्डा खोदते हैं उसकी मिट्टी नरम हो जाती है, तो उसमें जब पानी लगता है, हवा तेज़ आ जाती है, तो पौधा है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। और बड़ा होने के बाद भी पौधे की जड़ें हैं वो पक्की ज़मीन में फैले तो उसके टेढ़ा होने का खतरा नहीं रहता। यदि खड्डा हम पहले 3-4 फुट की लंबाई चौड़ाई का उसमें खोदते हैं और गहरा खोदते हैं, तो बाद में भी उस पौधे का गिरने का खतरा
बना रहता, क्योंकि उसकी जड़ें हैं वो मजबूत नहीं होती, क्योंकि मिट्टी चारों तरफ उसके नरम हो जाती है। तो इसलिए हमने खड्डे नहीं बनाए। तो जहाँ पर वो टेप लगी हुई थी, यानी कि 10-10 फीट के फासले पर, जो लगाने वाले थे परिवार के सदस्य, तो उन सबको एक एक खुरपी दे दी। भी खुरपी के साथ में कि जितनी पौधे के मिट्टी लगी हुई है उतनी साइज का ही चौड़ा खड्डा बनाओ और उसमें पौधा है वो लगा दो। तो उन्होंने इसी प्रकार से लगाना शुरू कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लगाया। फिर थोड़ी ही उनके सामने समस्या आई कि इसमें खुरपी में हमारे हाथों में छाले पड़ने लग गए हैं, भी कोई और सुविधाजनक यंत्र हो तो देखो। तो उन्हीं के ध्यान में आ गया कि बर्मा है जो ड्रिल है हाथ से चलने वाली, क्यों ना उसका प्रयोग किया जाए। तो उससे भी खड्डा की चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती, तो वो भी बिल्कुल पौधों के साथ में जो मिट्टी लगी है उसी के साइज का खड्डा उससे तैयार होता था। तो फिर हाथ से चलने वाली ड्रिल का प्रयोग किया। तो उस ड्रिल के साथ में तो उस मिट्टी के साइज के सुराख बनाते रहे, उसमें पौधे लगाते रहे। तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो सारे इसमें कुल मिला करके 5 घंटे का समय लगा, जिसमें बीच में खाना भी खाया, रेस्ट भी किया। तो वो भी साथ में सारा समय 11 बजे से लेकर के और 4 बजे तक तो सभी पौधे, यानी कि 209 पौधे 1 एकड़ में लगे हैं 20 बाई 10 पर। तो 209 पौधों में के लगाने में कोई समस्या नहीं आई, कोई समय नहीं लगा। और साथ ही साथ उनमें 1-1 लीटर है पानी, जहाँ पर पौधा लगाया है उनकी जड़ों में 1-1 लीटर पानी है वो भी साथ ही साथ उसमें डाल दिया। तो ये प्रक्रिया रही हमारे बाग लगाने की। तो इसमें कोई समस्या नहीं आई और एक बहुत ही आसान तरीके से लाइन बिल्कुल सीधी, जिसमें थोड़ा सा भी कहीं पर टेढ़ापन नज़र नहीं आया, तो सभी लाइनें उसमें सीधी हो गई। तो इसलिए वायर, यानी कि 3 वायरों की सहायता से इसमें बड़ी आसानी से है ये बाग है लगाया जा सकता है। किसी भी चीज़ का बाग लगाओ, ये तो किन्नू का स्पेशल बताया है, बाकी किसी भी चीज़ का बाग लगाओ तो इसी प्रकार से वो लगाया जा सकता है। हरदीप भाई, अब कोई प्रश्न आपने पूछना है तो वो पूछिए। जी डॉक्टर साहब, आपकी बातों के दौरान कुछ सवाल मेरे ध्यान में आए जो जिनका उत्तर मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए भी और मेरे लिए खुद के लिए भी। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा डॉक्टर साहब कि जो किन्नू का पौधा आपने लगाया है उसको लगाने का सही टाइम क्या यही है या किसी और मौसम में या किसी और महीने में भी हम इसको लगा सकते हैं? किन्नू का पौधा इस मौसम में, यानी कि बरसात के मौसम में, जुलाई अगस्त के महीने में भी लगाया जा सकता है और फरवरी के महीने में भी इसको लगाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल जो मेरे मन में आया वो ये था कि ये तो आपने जो प्रक्रिया बताई है लगाने की, ये बताई है अभी तक लगाने तक की। दूसरा क्या है कि अब मैं जानना चाहता हूँ कि अब जैविक खेती को आप करते हो, इसको इन पौधों को आप क्या क्या खुराक अब लगाने के बाद दोगे और कब कब कितने टाइम बाद, मतलब अब पौधा कितने दिन का हो जाएगा जब आप खुराक दोगे और उसके बाद अगली खुराक कितने दिन बाद आप देते हो? जी डॉक्टर। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, किन्नू की ऐसी फसल है कि इसके पौधे में बीमारी का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और हमारे एरिया में विशेष करके, जी। क्यों, हमारे जो एरिया का पानी है वो साल्टी है, जिसमें कई कई प्रकार की बीमारी, यानी कि फंगस की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और फंगस के अटैक की वजह से पौधे सूखने लग जाते हैं। तो पहले जब 3 एकड़ में किन्नू लगाया था तो उसमें मेरा इतना अनुभव नहीं था। तो उसमें जब कुछ पौधे सूखने लगे तो उसकी जानकारी ली, इसमें क्या क्या बीमारियां आती है। तो उनके ऊपर फिर विचार करने के बाद तो हमने उनका उपचार किया, तो वो पौधे हैं वो बिल्कुल हमारे ठीक हो गए। जो सूखने थे वो सूख गए, उनके स्थान पर दूसरे लगाए कि वो अब ठीक चल रहे हैं। तो रही बात खुराक की, इसमें भी क्या खुराक देनी है, तो 1 साल तक हम इनमें कोई खुराक नहीं देंगे। जब इनको पानी की ज़रूरत महसूस होगी कि थोड़ा थोड़ा पानी देंगे। और प्रति सप्ताह, क्योंकि ये
नेचुरल तरीके से हमने लगाया तो इसमें प्राकृतिक खुराक के सिवाय हम दूसरी रासायनिक खुराक कुछ नहीं देते और न ही रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते। तो इनमें फंगस के अटैक को रोकने के लिए या अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी को रोकने के लिए तो पहले तो हम प्रयोग करते थे जीवामृत का। तो फिर जीवामृत के बाद हमने प्रयोग शुरू किया वेस्ट डिकम्पोज़र का। तो वेस्ट डिकम्पोज़र के बाद अब और भी अच्छा बैक्टीरिया हमारे पास आया है और सभी किसानों ने उसको बहुत अच्छा बताया है, तो हमने भी उसका प्रयोग शुरू किया है। तो अब उसमें हमने आज कल उसमें पानी डाला था, कल पौधे लगाए, तो आज उसमें 1-1 लीटर प्रति पौधे के हिसाब से उनकी जड़ों में गो कृपा अमृत है वो हमने डाल दिया है। तो प्रति सप्ताह 1-1 2-2 लीटर हर पौधे में गो कृपा अमृत है वो डालते रहेंगे, जिससे पौधा बीमारी से बचा रहेगा और ज़मीन में जो भी बायोमास है उसके आसपास जो भी बायोमास होगा तो वो डिकम्पोज होता रहेगा और पौधे को खुराक है वो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से पौधे को वो खुराक है मिलती रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने 3 चीज़ों का नाम लिया, एक लिया जीवामृत, एक वेस्ट डिकम्पोज़र और तीसरा था जो गो कृपा जीवामृत। अगर आपको डिकम्पोज़र के बारे में, वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में जानकारी चाहिए या जीवामृत के बारे में जानकारी चाहिए, ये कैसे बनता है और किस प्रकार से ये तैयार होता है, किन चीज़ों का इससे का यूज़ होता है, तो सात्विक नेचुरल फार्म की जो पहले की वीडियो हैं उनमें पूरा डिटेल से इसमें बताया गया है, तो आप इनको जानने के लिए पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और जो अभी जो नया एक बैक्टीरिया डॉक्टर साहब ने बताया कि गो कृपा जीवामृत आया है, उसकी भी वीडियो हम इस चैनल पे जल्द ही डाल देंगे कि वो कहाँ से और कैसे तैयार होता है और कहाँ से हमारे पास आया है और कितना ये सॉलिड है, कितना ये कामयाब है। तो दोस्तों समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, जिन्होंने इतना कीमती समय देकर और इतनी कीमती जानकारी हम लोगों तक पहुँचाई। धन्यवाद आपका।